Hello everyone and welcome to Fuses Junior Wing. So we are live now and right now it's class 10th and civics. We are doing the chapter power sharing. तो आज बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो आज डिस्कशन करने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर का। मोटा मोटा ब्रीफिंग ऑलरेडी 2 days हो चुका है। चैप्टर सबको बाय ऑलमोस्ट समझ में आ चुका होगा। यस्टरडे वी गिवन सम क्वेश्चंस एज होमवर्क, तो 10 क्वेश्चन कल होमवर्क दिए गए थे। टुडे वी विल गो फॉर दैट क्वेश्चन ओनली। हालांकि उन 10 क्वेश्चन को कर लिया मतलब आपका फिर से एक बार दोबारा रिवीजन हो गया। ठीक है, आते हैं वहाँ पे आते हैं। लेट मी ओपन फर्स्ट। हाँ चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका व्हाट इज पावर शेयरिंग। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। व्हाट इज पावर, बिकॉज आज के बाद फिर ये चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, एकदम बाई हार्टली चैप्टर को बैठा लो दिमाग में। व्हाट इज पावर शेयरिंग, डू एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? एक लाइन दिमाग में याद रखना, डिवीजन और सेपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जब मैं पावर बोलता हूं तो उसका मतलब जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन या सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब अमंग पीपल इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। बहुत बढ़िया, काम खत्म, छा गए गुरु। नहीं देखो, टारगेट रखना है। देखो 2019 के बाद रिजल्ट नहीं मिला है मुझे। रिजल्ट कहने का मतलब कि उसके बाद एग्जाम नहीं हुए। आपको शायद पता हो, मे बी यू आर फ्रॉम प्रभात ताराना, यू नो ना नैना दीदी, नैना, उसके बाद आप कह रहे कि आपका आप ले लो प्रत्याशा, सांभवी, मनप्रीत, ऑल दे आर माई स्टूडेंट्स। नहीं तो 2019 बैच स्पेशली प्रभात तारा, दैट वाज अ गुड बैच। आई बिलीव आपको मैं बताऊं, नैना सी गॉट 99, सोशल में उसका 10th में 99 आया था। एंड सी कॉल्ड मी एंड सी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। उसका रीज़न था कि उसको प्रॉब्लम था कि वो 1 नंबर क्यों कटा। सी वॉज द सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मतलब मुजफ्फरपुर की सेकेंड टॉपर थी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, है ना। सो 99, 98 फर्स्ट टॉपर, 100 आउट ऑफ 100, वो भी स्टूडेंट था मेरा। तो माता रानी की दया से 199 स्कोर किए हैं अपने बच्चे। तुम लोग भी करोगे, उसी लेवल पे पढ़ाई करेंगे, है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है बाबू, व्हाट इज द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। जल्दी से मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में ही नहीं है। चलो, इथनिक, ये जो वर्ड है इथनिक वर्ड का हिंदी में मतलब होता है जातीय, यानी कि पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन व्हाट इज द कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सिंगल सा आंसर है इसका, 59% फ्रेंच स्पीकर, 40% जर्मन स्पीकर, गलती हो गया, 59% डच स्पीकर, 40% फ्रेंच स्पीकर, 1% जर्मन स्पीकर। इन ब्रुसेल्स 80% फ्रेंच स्पीकर, 20% डच स्पीकर। बात खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एकदम छोटे क्वेश्चन तुम लोगों को देवे किए थे कि तुम लोग 10 मिनट में बना लो। ऑन विच बेसिस, वेरी गुड, ऑन विच बेसिस द पीपल ऑफ बेल्जियम डिवाइडेड, याद, वेरी गुड। जिन्होंने बोला लैंग्वेज, बहुत सही बोला, याद रख लो, दिमाग में छाप लो एकदम। डच स्पीकर बोलते हैं हम लोग। सो व्हेन वी से स्पीकर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, मींस लैंग्वेज। सो बेल्जियम, द पीपल ऑफ बेल्जियम दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बहुत बढ़िया, बैंग बैंग। नंबर 4 क्या है भाई? मेंशन द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन whom? बिटवीन डच एंड फ्रेंच। क्या था भाई झगड़ा का कारण? नहीं,
कारण देखो, कारण गरीबी अमीरी नहीं था, नहीं ये भी कारण नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि गरीबी और अमीरी कारण है उनके लड़ाई का या उनका एजुकेटेड होना। पावर, लुक द बेसिक थिंग इज दैट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन वन हु इज इन द मेजॉरिटी, जो जाति यानी कि डच, जो जाति मेजॉरिटी पॉपुलेशन होल्ड करती थी वह जाति गरीब थी और अनपढ़ थी, ऐसे समझो। Yes, the people who are in as per the population, those are in majority. They are poor and uneducated. समझ रहे बात? And those who are by population minority, they are rich and educated. So there is a problem of two. Number one, power means political power. एंड नंबर टू जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज द ईगो। ईगो मीन्स व्हाट काइंड ऑफ ईगो? ये आंसर में मत लिखना कि ईगो। ईगो मीन्स व्हाट? यहाँ पे एक डोमिनेशन की पावर थी, एक प्रॉब्लम था कि भैया वी आर रिच एंड वी विल फॉलोड बाय देम, हम उनके कंट्रोल में रहे, जो हमारे यहाँ नौकर है हम उनके कंट्रोल में कैसे रहें। तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स को लेकर डिफरेंसेस हैं। ये दो मेजर डिफरेंसेस थे, इसको आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। एक सेकंड, ओके नाउ सो दिस इज डन। नंबर 5, किसी को प्रॉब्लम भी था, what does the term majoritarianism stands for? Majoritarianism stands for, किसी का ये डाउट था, किसका था? चलो निखिल। So what does the term majoritarianism stand for? एक लाइन में बस याद रखना कि the rule of majority will call majoritarianism। मतलब when the community who leads the country based on its numeral value, समझिए दो टाइप की गवर्नमेंट कभी भी बनी है या देश कभी भी चलता है तो दो टाइप की वैल्यू से चलता है, दो टाइप की मेजॉरिटी। एक होती है आइडियोलॉजिकल और ओपिनियन मेजॉरिटी, दूसरा होता है न्यूमरल मेजॉरिटी। आइडियोलॉजिकल और ओपिनियन मेजॉरिटी क्या होता है कि आप भले ही किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आपके विचार एक जैसे हैं और आपने एक विचार के तहत किसी भी पार्टी को वोट दिया, दैट इज कॉल्ड ओपिनियन और आइडियोलॉजिकल मेजॉरिटी विच वी हैव इन डेमोक्रेसी। जैसे भाजपा, मैं बार बार बोलता हूँ कि यूपी में जिन जगहों पे मुसलमान क्षेत्र होने के बाद भी भाजपा को जीत मिला, इसका मतलब क्या है? वो एक आइडियोलॉजिकल जीत है भाजपा की, कि भाजपा के बुलडोजर बाबा को यूपी के अंदर सब लोगों ने सपोर्ट किया है, नहीं? ये आइडियोलॉजिकल जीत है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने भाषण में ये कहती कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मतलब राजपूत हूँ, है ना, योगी आदित्यनाथ बाय कास्ट ही इज़ अ राजपूत, तो मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं सन्यासी हूँ, है ना, मैं भारत के सबसे बड़े मठ गोरखपुर मठ का मठाधीश हूँ, मतलब भारत का सबसे बड़ा मठ है वो है गोरखपुर, और गोरखपुर मठ का मठाधीश हूँ, तो हिंदू होने के नाते सारे हिंदू मुझे वोट दो। और इन दैट केस इफ आफ्टर दिस सारे हिंदू मिलके अगर उनको वोट देते तो हम तब बोलते कि यूपी की गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है? मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट है। क्लियर हो गई बात? कि व्हेन, मैं लिख देता हूं वहां पे कि व्हेन अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम लिखना ही लिखना, न्यूमरल मेजॉरिटी, न्यूमरल मेजॉरिटी। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बेल्जियम्स मॉडल ऑफ एकोमोडेशन।
बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन में? 4 था, हमको 4 पढ़ना था इसमें। हमें पहला हमको पढ़ना था दैट फ्रेंच एंड डच बोथ एक्सेप्टेड टू शेयर इक्वल सीट्स, है ना, है ना। नंबर 2 में क्या पढ़ना था हमें? इक्वल सीट्स। नंबर 2 में क्या पढ़ना था? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ विल हैव सेपरेट पावर्स, है ना। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ हैव देयर सेपरेट पावर्स। नाउ व्हाट डज इट मीन? दैट नो वन कैन इंटरफेयर ऑन एनीवन्स वर्क। कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सो दिस इज द सेकेंड थिंग, है ना। सेपरेट पावर्स फॉर सेंट्रल एंड स्टेट ये हो गई हमारे पास दूसरी बात एकोमोडेशन की। थर्ड क्या था पॉइंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब था कि भाई अ पर्सन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ही और शी ओनली टेक अ डिसीजन फॉर दैट कम्युनिटी। जो जिस जाति से बिलोंग करेगा वही उस जाति या धर्म के लिए कानून या लॉ बनाएगा। और कैसे कानून? देश वाला कानून नहीं, कल्चरल लॉज। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चरल लॉ, मतलब सांस्कृतिक कानून। हाँ बिल्कुल, डच के लिए कोई भी सांस्कृतिक कानून जो होगा वो डच बनाएगा। लैंग्वेज, anything which is based on language, anything which is based on culture, anything which is based on religion, anything which is based on social background, ये डच के लिए डच ही बनाएगा, फ्रेंच के लिए फ्रेंच ही बनाएगा। भारत की बात करें तो हिंदू के लिए हिंदू बनाएगा, मुसलमान के लिए कोई मुसलमान बनाएगा। और इसीलिए मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो, वी हैव अ माइनॉरिटी मिनिस्टर इन एवरी स्टेट गवर्नमेंट। हर राज्य सरकार में याद रखना एक माइनॉरिटी मिनिस्टर होता है और वो हमेशा एक मुसलमान ही होता है। हमेशा एक कोई ना कोई मुसलमान ही किसी भी प्रदेश का माइनॉरिटी मिनिस्टर बन सकता है। यूपी का है मोहम्मद मोहसिन रजा, ही इज़ माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ यूपी। बिहार के भी कोई होंगे, कोई ना कोई मुस्लिम होंगे, है ना। चूँकि यूपी में एक ही है इसलिए याद रहता है, यहाँ बहुत सारे हैं तो याद नहीं रहता। मतलब बहुत सारे का मतलब बहुत सारे मुस्लिम मिनिस्टर्स, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री एक ही पोस्ट होगी। चलिए 6 तक हो गया हमारा क्लियर। 7वें में आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्या किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में? बोलो। प्रूडेंशियल, ओके। देखो आपको यहां पे मिलेगा, वन इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द मोरल। मोरल वर्ड का मैंने बताया था, इट्स अ फीलिंग, भावना। एंड प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? जो तथ्य है, जो फैक्ट है। ठीक है, बुक है? अच्छा हाँ, देख यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रॉपर वे में। ये रहा पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 है। देखो पहला यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड वाला हम पढ़ रहे हैं। देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज affected by its exercise and who have to live with its effects। यही लाइन बच्चों को समझ में नहीं आती है, मैक्सिमम लोगों को यही जो लाइन है वो समझ में नहीं आता है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज affected by its exercise।
and who have to live with its effects. मतलब समझो, प्रूडेंशियल कॉज ये कहता है पावर शेयरिंग का कि पावर इज गिवन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। इसका मतलब समझो कि भारत में इतने सालों तक रूल करने वाले जो फॉरवर्ड क्लास हैं, फॉरवर्ड क्लास जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लालाजी ये लोग आते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग द पावर। और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम जिनको बैकवर्ड बुलाते हैं, बैकवर्ड जिनको हम लोग बुलाते हैं, लाइक SC and ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दे आर ऑल्सो हैविंग द पावर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लोग इस सिस्टम से डिप्रेस्ड थे, यानी कि जिनके पास पावर नहीं थी, पावर शेयरिंग क्या करता है कि उनको भी पावर देता है, और जो हमेशा से फैसिलिटेटेड थे, जिनको बेनिफिट मिल रहा था, पावर शेयरिंग उनको भी पावर देता है। मतलब इन ड्यूरिंग द पावर शेयरिंग एवरीवन विल गेट द पावर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये पावर शेयरिंग का सबसे बेहतर चीज़ है, और ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। इसीलिए कहा गया कि डेमोक्रेसी इज द पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल देते हैं। दो तराजू ले लो, इधर डेमोक्रेसी है, इधर पावर शेयरिंग है। इफ यू आर डूइंग पावर शेयरिंग मीन्स यू आर डूइंग डेमोक्रेसी, एंड इफ यू आर डूइंग डेमोक्रेसी मीन्स यू आर डूइंग पावर शेयरिंग। हाँ, अगर आप पावर शेयर कर रहे हो मतलब आप डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हो, और अगर आप डेमोक्रेसी फॉलो करना चाहते हो तो आपको पावर शेयर करना होगा, तभी डेमोक्रेसी हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वन कैन नॉट बी हैपन इफ अनदर विल नॉट कम इन प्लेस। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, जिनको लगे कोई डाउट तो बाबू पूछना प्लीज। ओके, नाउ नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बता दिए थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फिर भी किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर है तो बताइए, बोलिए बाबू। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक। चलो, आप जब आप बुक में आते हो पेज नंबर 8, हियर यू कैन सी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पॉइंट नंबर 1 इट इज गिवन हियर। इस पॉइंट नंबर 1 में यू विल टॉक अबाउट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आप पढ़ोगे सेम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। जब आप आओगे सेकेंड नंबर में यू विल टॉक अबाउट, आपको मिलेगा पढ़ने को टीयर्स और द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। बता दिया था कल मैंने इसके बारे में भी। When you will come on the third part, here you will read about community government. Community government means हिंदू के लिए हिंदू, मुसलमान के लिए मुसलमान। और मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि फॉर हिंदू वी हैव न्यास बोर्ड, हिंदू न्यास बोर्ड। सिमिलरली फॉर मुस्लिम वी हैव द वक्फ बोर्ड, सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड। सिमिलरली फॉर सिख वी हैव खालसा। ये मैंने दे दिया था। अब जो चौथा बचा, वेयर सी इज हैविंग ऑल्सो प्रॉब्लम, दैट इज द एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत ध्यान से सुनना, अभी आपको समझ में आएगा इसकी पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21 guarantees the fundamental rights for us, है ना। So due to the fundamental rights, under the fundamental right, we will have a power to form or create any group or association. और association is, ये जब बात एसोसिएशन की होती है तो इसका मतलब क्या कहा जाता है? कलेक्टिव ओपिनियन। इसको क्या कहा जाता है?
हाँ भाई, तो देखिए, जब भी कलेक्टिव एसोसिएशन जब बनता है ना, तो एक कलेक्टिव ओपिनियन होता है, और जब कलेक्टिव ओपिनियन होता है तो इनके वन डिसीजन, जो भी डिसीजंस निकल के आते हैं उसको वन सिंगल डिसीजन माना जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी अभी क्या हुआ, मोदी जी ने इसी साल 2020 में वो एक लॉ लेके आए थे, कृषि कानून, कृषि बिल आया था 2020 में। उस कृषि कानून को आने के बाद से विरोध शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और भारतीय किसान मोर्चा और बाकी किसान संगठनों ने, इट मींस एसोसिएशंस ने एक साथ मिल करके प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का फल ये मिला कि लास्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम बाय द मॉर्निंग ऑफ आई थिंक बैसाखी, या है ना, लोहड़ी या फिर बैसाखी का त्यौहार था। ही केम एंड ही सेड, एड्रेस द होल नेशन, और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो तीनों कृषि कानून हम लाए थे, दैट वी आर नाउ रिलीजिंग इट, हम उसे फिर से वापस ले रहे हैं, वी विल नॉट इम्पोज ओवर यू। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एसोसिएशन। अब मैं आपको बुक से बता देता हूँ। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. मतलब एक डेमोक्रेसी में जो लोग हैं उनको ये अधिकार दिया गया अंडर राइट टू स्पीच, अंडर राइट टू एसोसिएशन, दैट दे कैन फॉर्म ग्रुप एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर सेल्फ। समझ रहे मेरी बात? याद करो, नहीं आप कैसे याद करो, बहुत छोटे रहे होगे, है ना। जिस समय अन्ना हजारे दिल्ली में अनशन पे बैठे थे, और अन्ना हजारे के साथ ही उनका हाथ पकड़ के एक नेता निकला, जिस नेता का नाम है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ड्यूरिंग दैट मूवमेंट ऑफ अन्ना हजारे, दिल्ली में उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी कांग्रेस की शीला दीक्षित। शीला दीक्षित वॉज द चीफ मिनिस्टर, और बात क्या था, जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल कानून को लाने के लिए, और इसी सब मुद्दों को लेकर अन्ना हजारे फास्ट पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, है ना। पूरा दिल्ली जमा हुआ था। अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे नेता, लोग उस समय अन्ना हजारे के साथ कदम से कदम मिला के चला करते थे, और पूरे मूवमेंट को ख़त्म होने के बाद उन्होंने मिलके अपनी एक पार्टी खोली, विच वी कॉल्ड आम आदमी पार्टी। और आज देखो, आम आदमी पार्टी इज हैविंग इट्स ओन पॉलिटिकल कैरियर। समझ रहे हो? तो यही यहाँ लिखा है कि इन अ डेमोक्रेसी एनीवन कैन प्रोटेस्ट, एनीवन कैन फॉर्म गवर्नमेंट, एनीवन कैन फॉर्म ग्रुप एंड एक्सप्रेस देयर सेल्फ। सच competition ensures that power does not remain in one hand. अब इस ग्रुप का बेनिफिट क्या है? What is the benefit of making the groups? As we have the group, so we have always a challenge. We have always a challenge. Example समझो, आपने बहुत बड़ा गेम शो में देखा होगा कि 2-4 बच्चों का एक ग्रुप है जिसका कोई एक नाम है, फिर 4 बच्चों का एक ग्रुप है, 4-4 बच्चों का 4 ग्रुप है ना। क्विज कॉम्पिटिशन ऑल दैट ऐसा होता रहता है। वहाँ पे क्या होता है कि दे यूज टू आंसर इन अ ग्रुप एक्टिविटी। बेनिफिट क्या निकल के आता है कि हर ग्रुप को एक चैलेंज मिलता है कि हाँ, इफ आई विल नॉट प्रेस द बजर, दे विल प्रेस, दे विल आंसर एंड दे विल गेट द पॉइंट ना। क्लास में भी जब टेस्ट शुरू होगा ना, तो हम सोच रहे हैं कि बोर्ड यहाँ लगवाएंगे और दोनों तरफ एक लाइन खिंचवा देंगे, और एक तरफ लिखवाएंगे गर्ल्स और एक तरफ लिखवाएंगे बॉयज़, मतलब बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स कंपटीशन करवाएंगे, टेस्ट का मार्क्स लिखाएगा। देखते हैं कौन सा टेस्ट में कौन आगे रहता है, मतलब गर्ल्स आगे रहती है कि बॉयज़ आगे रहता है। विचार ठीक है? हैं? विचार ठीक है कि नहीं? ये न हुआ मतलब, ये न हुआ बात कि हाँ ठीक है सर, मतलब है कि नहीं? गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ रहेगा, रिजल्ट ठीक रहेगा ना। चलो
हाँ भाई, आगे देखो क्या लिखा है। इन द लॉन्ग रन पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। देखो ये पढ़ना है आप सभी लोगों को, अच्छे से समझ लो इसी सिविक्स में। स्टार्टिंग विद द कांग्रेस अ पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अ पार्टी फॉर्म्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, एंड द मेन एजेंडा बिहाइंड द पार्टी वॉज सेक्युलरिज्म एंड नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। क्योंकि उस समय जातिवादी वाला बात था नहीं, इकलौता पार्टी था, तो कांग्रेस जो बना वो राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पे बना। मतलब एक ऐसा पार्टी जिसमें कोई धर्म नहीं होगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी आ सकता है, कोई भी मेंबर बन सकता है। एंड नेशनलिस्ट, यानी कि ये लोग राष्ट्रवादी होंगे, देश के लिए काम करेंगे। दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। सेकेंड वन इज द बीजेपी, a party formed by the leaders like Atal Bihari Vajpayee, Madan Mohan Malviya, Lal Krishna Advani, and mainly the party was formed by under the control of RSS. The major agenda of party is Hindutva, to protect Hindutva. अब यहाँ पे हिंदुत्व प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को मारा जा रहा हो, या है ना, हिंदुओं का कोई कत्ल कर रहा है, खून बहा रहा है और ये लोग मिलकर उनको बचाएंगे, नहीं। प्रोटेक्टिंग हिंदुत्व का मतलब है कि जो ये संस्कार है, हिंदुत्व जो हमारी पहचान है ना, मैं हिंदू कैसे हूं? बिकॉज आई जस्ट वियर दिस जनेऊ, बिकॉज ऑफ दिस आई कॉल्ड माई सेल्फ हिंदू। समझ रहे हो, ये पहचान है मेरी, टू बीइंग अ हिंदू, है ना। दिस इज टू प्रोटेक्ट दिस, मतलब हिंदुत्व संस्कार आपके अंदर बने रहे। ये काम है बीजेपी का, आरएसएस का, और इसी के बेसिस पे पार्टी बना। ठीक है, एक पार्टी है हमारे पास बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, मेड बाय कांसीराम इनके फाउंडर थे। अभी प्रेजेंट में इनकी लीडर है मायावती। दिस पार्टी वॉज फॉर्म फॉर दलित्स, जितने बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके लिए पार्टी बनाई गई थी, सो दैट उनको आगे आने का मौका मिल सके और उनको ये पार्टी उठा सके। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल में कि हर पार्टी की अपनी एक अलग सोच है, आइडियोलॉजी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, कि पावर शुड बी डिवाइडेड ऑन दोज विद दोज ऑल्सो। AIMIM है ना, ओवैसी की पार्टी है ना, ओवैसुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। इनका क्या मोटो है? इनके पार्टी का मोटो है कि मुस्लिम्स शुड स्टैंड इक्वली का मतलब है पॉलिटिकली इक्वली, मतलब राजनैतिक तौर पे बराबर। ये संभव नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट डे का जिन्ना है। इसका बस चले तो भारत में जो भी है ना मुस्लिम्स हैं, उनको कहे कि भाई अलग हो जाओ, एक अलग देश बनाओ और हमको प्रधानमंत्री बना दो उस देश का। ये उस सोच के व्यक्ति हैं। तो इनकी सोच है, इनकी पार्टी है ना जी, किसी ने ख़त्म कर दिया क्या? तो दिस इज द मीनिंग कि जिस भी सोच का ग्रुप हो वो रहेगा, वो सस्टेन करेगा। चलिए, आई बिलीव क्लियर हो गया होगा बाबू। बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे जरूर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 8 हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज रीड द गिवन स्टोरी ऑफ खलील्स डायलेमा एंड मेक अ ब्रीफ नोट ऑन इट। लाइक खलील्स स्टोरी इज गिवन इन योर बुक। ये क्वेश्चन मैंने दिया था ताकि आप थोड़ा सा कहानी को पढ़ के
कुछ अपना राइटिंग स्किल निकालेंगे। लुक हियर, दिस इज द स्टोरी गिवन ऑन खलील ज़ेलेमा। हाँ, आप यहाँ स्टोरी को देखोगे, इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील, हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी। बहुत ध्यान से सुनो, दो अलग अलग धर्म और जाति की बात है। सिंपल भाषा में कहे तो टू स्टेट्स। जिन लोगों ने मूवी देखी हो आलिया भट्ट एंड, है ना, अपने क्या कहते हैं आपको, अर्जुन कपूर की टू स्टेट्स, जिसमें अर्जुन बिलोंग्स टू अ पंजाबी फैमिली एंड आलिया बिलोंग्स टू अ, आई बिलीव, मद्रासी फैमिली। तो दिस इज दैट मूवी वॉज बेस्ड ऑन टू डिफरेंट कम्युनिटी, लाइक टू, वन बॉय वन गर्ल, they belongs to two different community. During the college they fall in love and the overall story is designed on the basis of that कि कैसे दो अलग अलग विचारों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ जब आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। देखो स्टोरी देखो। सो खलील की साहब भी वही था। His parents came from different community. His father was an Orthodox Christian. ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मीन्स रोमन कैथोलिक। छापिए, ये सब बात दिमाग में नोट डाउन कीजिए। व्हेन यू हर्ड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक क्या मतलब इस बात का? द क्रिश्चियंस वन हु फॉलो द पोप, वो क्रिश्चियन जो पोप को यानी कि फादर को फॉलो करते हैं। Those Christians who follow father, कहाँ के फादर? चर्च के। कौन सा चर्च? द चर्च ऑफ विटिकन सिटी, इटली। इटली में वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च है, दैट इज द विटिकन सिटी, एंड द फादर ऑफ विटिकन सिटी इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल। अभी कौन है? सेंट फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस। Pope Francis is right now the father of all Christians, spiritual father. तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड रोमन कैथोलिक्स, मतलब ऑर्थोडॉक्स। जो बाइबल को फॉलो करता है, बाइबल को और जीसस को, दे आर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट मतलब दोज हु अपोज या प्रोटेस्ट रोमन, दे आर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? नहीं, ईसा मसीह was you can say delivered speeches या delivered the message regarding Christianity। लेकिन इस प्रोटेस्टेंट क्लैन को किसने स्टार्ट किया था? नाम याद कर लो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। व्हाट? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जैसे रॉबर्ट ब्राउनी जूनियर है, नाम सुना है रॉबर्ट ब्राउनी जूनियर का? हे भगवान, 2022 में कोई अगर रॉबर्ट ब्राउनी को नहीं जानता है तो क्या जानता है यार? जानते हैं आयरन मैन भाई, अपना आयरन मैन। हाँ, अरे मतलब आयरन मैन बोलो या फिर उनका जो मूवी के अंदर नाम है टोनी स्टार्क। तो टोनी स्टार्क ओरिजिनल नेम क्या है टोनी स्टार्क का? रॉबर्ट ब्राउनी जूनियर। सो मार्टिन लूथर। चलिए बात खत्म। तो खलील के बाबू पापा जो थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे एंड मदर इज ए सुन्नी मुस्लिम, एंड माँ जो थी वो कौन थी? मुस्लिम थी। मतलब एक बहुत रूढ़िवादी, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड पुराने ख्यालातों वाला क्रिश्चियन, और दूसरा बहुत पुराने ख्यालातों वाली मुस्लिम। अलग अलग धर्म हो गया। दिस वॉज अ नॉट सो अनकॉमन इन द मॉडर्न कंपोजिशन सिटी। पीपल फ्रॉम द वेल्स कम्युनिटी लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन कैपिटल बेरूत। दे लिव टुगेदर, है ना, इंटरमिंगल, they yet fought a bitter civil war among themselves। समस्या कब हुई? ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत बड़ी बात है कि हाँ कोई क्रिश्चियन और किसी मुस्लिम की शादी हो गई, लेकिन समस्या कब हुआ? जब बेरूत में क्रिश्चियन और मुसलमानों में लड़ाई छिड़ गया। खलील को ये चुनना था कि वो मुसलमान होने के नाते अपने पिता को मारे
या क्रिश्चियन होने के नाते अपनी माँ का कत्ल करे। इस स्टोरी में वही बता रहा है कि इफ पावर इज नॉट शेयर्ड इक्वली, खलील के पास डिलेमा, डिलेमा का मतलब क्या होता है? कसमकस, एक ऐसा मतलब सिचुएशन जहां आप क्या करूं कि ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई, है ना। तो जब ऐसा वाला कंडीशन हो उसको बोलेंगे डिलेमा। तो खलील की परेशानी ये थी कि वो किसका कत्ल करे, एक क्रिश्चियन होने के नाते माँ को का कत्ल करे, या एक मुसलमान का बेटा, माँ का बेटा होने के नाते अपने पिता क्रिश्चियन का कत्ल करे। क्लियर हो गई बात? और वो सपोर्ट किसको करे, किन कातिलों को सपोर्ट करे, ये भी बात है। क्रिश्चियन कातिलों को सपोर्ट करे कि जो मुसलमानों को मार रहे हैं, या मुस्लिम कातिलों को सपोर्ट करे जो कि क्रिश्चियंस को मार रहे हैं। तो ये लिखना था। चलो 10th लास्ट, फोटोज को करना है। तो फोटोज इज ऑल अबाउट द स्टोरी। देखो मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका आज का होमवर्क क्या है जो मैं आपको बोल दे रहा हूं और मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं आप वो सब कॉपी पे करेंगे। अगर किसी को कोई समस्या होगी सो वी विल शॉर्ट आउट बाय द नेक्स्ट डे। एंड अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। सब लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक लेके आना, बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी को अच्छे से घसने वाले हैं, रंगने वाले हैं। ड्यूरिंग द हिस्ट्री हम लोग एक भी क्वेश्चन कॉपी पे नहीं नोट करेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चंस बुक में लिखेंगे और बुक में ही जहाँ पे क्वेश्चन होगा वहीं पे उनका आंसर भी टिक कर लेंगे पैरेलल में, सो दैट इट बिकम ईजी फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर वाइल राइटिंग इट। ठीक है, तो बुक लेके आना, चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप करेंगे एंड आई बिलीव 50, 55, 60 क्वेश्चन तो चैप्टर से हो ही जाएंगे। तो टिल देन, नहीं एक दिन में नहीं, कम से कम 5 क्लास लगेगा, 4 से 5 क्लास। सो टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट डे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी बजा देना, है ना। चलो।